प्यारे बच्चों, चुनावी राजनीति में हम चुनाव प्रणाली की विभिन्न प्रक्रियाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने निर्वाचन क्षेत्र और मतदाता सूची कैसे तैयार होती है इसके बारे में जान लिया है। आज हम उम्मीदवारों का नामांकन, चुनाव अभियान, मतदान, मतगणना और परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उम्मीदवारों का नामांकन। चुनाव लड़ने का इच्छुक व्यक्ति उम्मीदवार कहलाता है। उसे एक नामांकन पत्र भरकर जमानत की राशि के साथ जमा कराना होता है। जमानत क्या है बच्चों? आपने सुना होगा कि फला उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। इसका अर्थ यह है कि उम्मीदवार को कुल पड़े वैध मतों में से 1/6 या 16% वोट भी नहीं मिले, जिसके कारण उसे जमानत के रूप में जमा करवाई गई राशि वापस नहीं मिलेगी। तो जमानत राशि आप समझ गए होंगे। उम्मीदवार की शर्तें। बच्चों, हर व्यक्ति जो मतदान करने योग्य है वह उम्मीदवार हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति वोट डाल सकते हैं, पर एक उम्मीदवार के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और उम्मीदवार पर किसी गंभीर आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए। उम्मीदवार को एक घोषणा पत्र देना होता है, जिसमें कुछ सूचनाएं हैं जो सार्वजनिक होती हैं, यानी उन्हें सभी पढ़ सकते हैं। जैसे उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा होता है, और तीसरा है उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता। हर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिसे आम भाषा में हम टिकट कहते हैं कि फला उम्मीदवार को फला राजनीतिक दल से टिकट मिला है। राजनीतिक दल उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह भी देता है और अपना समर्थन भी। लेकिन बच्चों, कई उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होते, उन्हें स्वतंत्र या निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं। चुनाव अभियान। चुनाव में अपने चुनावी मुद्दे लोगों तक पहुंचाना चुनाव अभियान कहलाता है बच्चों। और इसमें हर राजनीतिक दल अपने मुद्दों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपने पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विभिन्न दलों द्वारा कई प्रकार के नारे दिए जाते हैं। जैसे 1971 के आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1970 में हुए अगले लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। तो ये कुछ ऐसे नारे हैं जिससे जनता आकर्षित होती है। इसके अलावा चुनाव अभियान में कई और तरीके या माध्यम भी अपनाए जाते हैं, जिसमें पोस्टर लगाना, सभाएं करना। आपने देखा होगा कि चुनावी दिनों में हर राजनीतिक दल सभाएं करता है, जिसमें वे अपने मुद्दे लोगों से साझा करते हैं, भाषण देते हैं। हमने देखा है जुलूस निकालते हैं, भीड़ की भीड़ जुलूस निकालती है किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन में। और इसके अलावा उम्मीदवार और उसके समर्थक घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करते हैं। चुनावी घोषणा होने के बाद एक उम्मीदवार या राजनीतिक दल कौन कौन से काम नहीं कर सकते, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले वे मतदाता को किसी प्रकार का लोभ, घूस या धमकी नहीं दे सकते। जाति धर्म के नाम पर वोट मांगना कानूनी रूप से गलत है। चुनावी अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुनावी खर्च बच्चों, लोकसभा क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख निश्चित किए गए हैं। इससे ज्यादा राशि राजनीतिक दल खर्च नहीं कर सकते।
और चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा बच्चों, आदर्श आचार संहिता भी लागू होती है। इसमें चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी कानूनों का पालन करना होता है, जिनमें धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा अपने राजनीतिक प्रयोग के लिए। दूसरा है, सरकारी वाहनों, विमानों और सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जाएगा। चुनाव की घोषणा होने के बाद जो शासक दल है, जिसकी सरकार है, वह कोई भी नए फैसले, नीतिगत फैसले नहीं ले सकती और किसी भी योजना का शिलान्यास या कोई भी नई योजना जनता के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये आदर्श आचार संहिता होती है बच्चों, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है। मतदान। चुनाव के दिन मतदाता चुनाव केंद्र पर जाता है और चुनाव अधिकारी मतदाता की पहचान करके उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। पहले मतदान मतपत्र द्वारा होता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ चुकी हैं बच्चों, और मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के चिन्ह के आगे बटन दबाता है। मतदान केंद्र में सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को बैठने की इजाजत होती है, जिससे वे देख सकें कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। उसके बाद मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वोटिंग मशीन को सील करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है और फिर एक तय तारीख पर चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और वोटों की गिनती शुरू हो जाती है। इसे मतगणना कहते हैं बच्चों। मतगणना केंद्र पर भी सभी दलों के एजेंट रहते हैं, जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार विजेता घोषित होता है। आम चुनाव। अभी हमने निर्वाचन प्रणाली पढ़ी बच्चों, और आम चुनाव जो शब्द है बच्चों, हर 5 साल के बाद सभी चुनावों क्षेत्रों में होने वाला चुनाव आम चुनाव कहलाता है और हर 5 साल के बाद चुने गए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। देखिए बच्चों, लोकसभा और विधानसभाएं भंग होने का मतलब है कि प्रतिनिधियों का जो 5 साल का कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है। हालांकि प्रतिनिधियों का समय 5 साल होता है, लेकिन कई बार किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से चुनाव फिर से करवाने पड़ते हैं, जिसे उपचुनाव कहते हैं। बच्चों, हमने चुनाव प्रणाली पढ़ी, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा, मतदाता सूची कैसे तैयार होती है, उम्मीदवारों का नामांकन, चुनावी अभियान, फिर मतदान, मतगणना और परिणाम पढ़े। हमने आम चुनाव और उपचुनाव की परिभाषाएं भी जानी। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।